जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 6 नवंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे इस न्यूज़ को ज़रूर आप लोग देखें, इसको पढ़ें। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया कि दीपावली के समय में खतरनाक कंडीशन में पहुंच जाता है, और अभी के समय में यहाँ पे दिया हुआ है दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से अधिक ही हैं। देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इसमें बेसिकली 8 कंपोनेंट के आधार पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। ये 8 कंपोनेंट का नाम आप याद रख लेना। क्वेश्चन पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स PM10, PM2.5, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड, ये जो है 8 कंपोनेंट के आधार पे एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर किया जाता है। इसमें कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर नहीं किया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर नहीं किया जाता है। बस इसी पॉइंट पे कई बार क्वेश्चन पूछा, अगर यूपीएससी का क्वेश्चन भी देखोगे इसी पॉइंट को उन्होंने हाईलाइट किया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स में CO2 को मेजर नहीं किया जाता। अब देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं भी, अगर आप किसी भी सिटी में रह रहे हैं तो आप चेक करोगे तो उस सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स बता देगा। जैसे आप मान लो दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बता देगा, सर्च करना आपको मिल जाएगा। नागपुर में रह रहे हो वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको मिल जाएगा। तो अपने सिटी का जाकर के एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करके आज देखना आप जरूर। अगर आपके सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 होगा तो आप अच्छे कंडीशन में हो, गुड है। उसके बाद 51 से अगर 100 है फिर भी सही है, मिनिमल इम्पैक्ट सेटिस्फैक्ट्री है फिर भी सही है। अब 101 से 200 के बीच में रहता है। 101 से अगर 200 के बीच में रहता है तो उसको मॉडरेट पॉल्यूटेड कहते हैं। 200 से 300 के बीच में रहा तो पुअर कंडीशन में होता है। 300 से 400 के बीच में होता है तो वेरी पुअर, और 400 से अधिक होता है तो सीवियर कंडीशन होता है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी जो है, अभी के कंडीशन में वो है लगभग 399 से लेकर के 469 तक है, लगभग 300 से ऊपर ही कंडीशन है। अब देखो, इसको इस रूप में भी आप देख सकते हो कि मुझे याद है कि एक बार ब्रिटेन में एयर पॉल्यूशन को लेकर के आपातकाल लगा दिया गया था, और जब ब्रिटेन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को क्रॉस किया था। तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। इस कंडीशन में ब्रिटेन में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो खराब हुई थी उस कंडीशन को लेकर के आपातकाल लगा दिया गया था। देश अब बड़े लक्ष्यों की निर्धारित समय पे कर रहा है पूरा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की जो है 12 फीट प्रतिमा का अनावरण किया है, और ये किया है केदारनाथ में। तो केदारनाथ में 12 फीट प्रतिमा का अनावरण किया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि जो 2013 में बाढ़ आया था, उत्तराखंड में बाढ़ आया था, और प्राइमरी ये बाढ़ आया था आपको केदारनाथ में, तो उसमें ये प्रतिमा ध्वस्त हो गई थी। इसको फिर से बनाया गया है और इसको फिर लगा दिया गया है केदारनाथ में। आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में 2-3 इन्फॉर्मेशन है, बस आपको याद होना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य जो है, इनका जन्म केरल में हुआ था। केरल के कलादी नामक जगह पे हुआ था 788 ईस्वी में। 788 ईस्वी में इनका जन्म केरल के कलादी नामक जगह पे हुआ था। अद्वैतवाद सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। संस्कृत में वैदिक सिद्धांत पे कई टीका टिप्पणियाँ इन्होंने लिखी थी, और इन्होंने स्मृति संप्रदाय का शुरुआत किया था। सबसे पहले तो याद रख लेना, अद्वैतवाद की शुरुआत इन्होंने किया था, और साथ ही साथ स्मृति संप्रदाय की इन्होंने शुरुआत किया था। तो अद्वैतवाद सिद्धांत दिया इन्होंने, और स्मृति संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। और धर्म के प्रचार के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठ का इन्होंने शुरुआत किया था। 4 मठ स्थापित किए थे, जो परंपरा आज भी चल रही है। अगर चारों मठ देखोगे अगर आप, तो एक तो उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया और पश्चिम हो गया। उत्तर में अगर आप देखोगे तो ये जो मठ है ये ज्योतिर्मठ है, जो आपको बद्रीनाथ में है। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है। दक्षिण में अगर आप देखोगे तो श्रृंगेरी मठ है, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। पूरब में अगर आप देखोगे तो उड़ीसा में है, पुरी में मठ है जिसको कहते हैं गोवर्धन मठ। और पश्चिम में अगर आप देखोगे तो
द्वारका जो गुजरात में पड़ता है वहाँ पे शारदा मठ है। तो 4 मठ की शुरुआत इन्होंने किया था, आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। मैं बिहार से हूँ तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ बिहार के रिगार्डिंग। आदि गुरु शंकराचार्य बिहार आए थे और बिहार में ऐसा कहा जाता है कि बिहार में कोसी क्षेत्र में वो गए थे, प्राइमरी वह सहरसा गए थे, और सहरसा में जो है एक व्यक्ति के यहाँ वो गए थे जिसका नाम था मंडन मिश्र, और कहा जाता है कि मंडन मिश्र की वाइफ थी विदुषी, उन्होंने शास्त्रार्थ में आदि गुरु शंकराचार्य को हराया था। तो सहरसा के मंडन मिश्र की वाइफ विदुषी ने शास्त्रार्थ में आदि गुरु शंकराचार्य को हराया था, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं सहरसा के क्षेत्रों में। बाकी ये बेसिक इंफॉर्मेशन इसको आप लोग याद रख लेंगे। रूस और अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता की तैयारी। बेसिकली अगर 2+2 वार्ता देखोगे तो हमारी 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता होती है। रूस के साथ होती है, यूएसए के साथ होती है, जापान के साथ होती है और ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है। 4 देशों के साथ भारत की 2+2 वार्ता होती है। 2+2 वार्ता में बेसिकली क्या होता है कि किसी भी देश के, जैसे मान लो भारत और रूस का 2+2 वार्ता होगा, तो भारत के विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री, रूस के विदेश मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री मिलकर सामरिक वार्ता करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वार्ता है जहाँ पे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों शामिल होते हैं। तो मास्को में ये वार्ता होगी, जो रूस के साथ हमारी वार्ता होगी 2+2। इसके लिए हमारे देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ही रशिया के दौरे पे जाएंगे। इसी तरह से भारत और अमेरिका के बीच में भी 2+2 वार्ता होने वाली है। तो दोनों के बीच में 2+2 वार्ता होने वाली है। रशिया के साथ जो हमारी वार्ता होगी निश्चित तौर पे उसमें S-400 मिसाइल जो हम रशिया से परचेज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। AK-203 राइफल के निर्माण, जो राइफल हम परचेज कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट होगा। सुखोई 30 के बारे में भी चर्चा होगा, MiG-29 के बारे में भी चर्चा होगा। और इसी तरह से अमेरिका के साथ जो 2+2 वार्ता होगी तो इसमें भी कई सारी चीज़ें की चर्चा हो सकती है। बाकी इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग। देखो, हवा में घुले जहर के धोने में स्मॉग टावर का भी फुला दम। दिल्ली में सबसे बड़ा जो टावर लगा है स्मॉग टावर लगा है। स्मॉग टावर का बेसिकली काम होता है कि हवा में जो स्मॉग होता है या हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हवा में जो पोल्यूशन होता है उसको सोख लेने का काम करता है। और दिल्ली के कनॉट प्लेस में ये जो दिख रहा है आपको टावर, इसे स्मॉग टावर कहते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में ये लगा हुआ है। अफगानिस्तान पे भारत की बुलाई बैठक पे पाक की लामबंदी विफल। देखो, अफगानिस्तान में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अभी तक भारत की खामोशी अख्तियार की हुई थी भारत ने अफगानिस्तान के लिए। अब भारत क्या कर रहा है कि एक मीटिंग का आयोजन कर रहा है अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर के, और विभिन्न देशों को उन्होंने आमंत्रित किया। पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया। पाकिस्तान ने ऑफिशियल तौर पे उसको डिनाई नहीं किया, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने ऑफिशियल तौर पे डिनाई किया, लेकिन जो पाकिस्तान के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और ये मीटिंग जो है NSA लेवल की मीटिंग थी। इसमें हर एक देश के NSA को बुलाया गया था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को बुलाया गया था। पाकिस्तान के NSA मोईद यूसुफ हैं, उन्होंने मीडिया ब्रीफ करते हुए, मीडिया के जवाब देते हुए उन्होंने भारत को डिस्ट्रॉयर कहा था, स्पॉयलर कहा था, और उन्होंने कहा था कि अ स्पॉयलर कैन नेवर बी अ पीस मेकर। ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली उनका था। और उन्होंने कहा था कि वो भारत नहीं आएंगे। भारत को स्पॉयलर भी कहा था और भारत को वो बोला था कि भारत वो नहीं आएंगे। लेकिन अन्य देश जैसे चाइना ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, लेकिन अन्य देश जो है ये मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में शामिल होने की सहमति जता चुके हैं अन्य देश, मसलन रूस, ईरान, मध्य एशियाई देश, जितने भी देश हैं वो सारे के सारे देश जो है इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और निश्चित तौर पे भारत ने बहुत सारा काम किया अफगानिस्तान के लिए, तो ये मीटिंग भी काफ़ी इनिशिएटिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। और कई सारे डिस्कस यहाँ पे होंगे कि अफगानिस्तान को लेकर के किस तरह से भारत की रणनीति होनी चाहिए और इन देशों की साझा रणनीति क्या होनी चाहिए अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर के। इसको भी एक बार आप लोग देख लेंगे। देखो, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, नेट जीरो का टारगेट जो भारत ने तय किया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि COP26 का जो है
मीटिंग अभी हुआ है, हाल फिलहाल में ग्लासगो में सबमिट हुआ है। COP26 को जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है एक टारगेट तय किया, और ये टारगेट है 2070 तक भारत नेट जीरो लक्ष्य हासिल कर लेगा। नेट जीरो को जो शाब्दिक मतलब होता है वो होता है जीरो इमिशन करना। इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि जीरो हम इमिशन करेंगे। देखो, जीरो इमिशन करने का मतलब है कि आप सांस लेना ही बंद कर दो यार, क्योंकि आप जो सांस लेते हो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का सृजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो नेट जीरो का सिंपल मतलब क्या होता है? नेट जीरो का मतलब होता है कि जितना कार्बन इमिशन करेंगे, मान लेते हैं कि जितने भी हम उद्योग लगाए हैं उस उद्योग से जितना भी कार्बन इमिशन होगा, जितनी गाड़ी चलेगी उससे जो कार्बन इमिशन होगा, उस इमिशन को सोख लिया जाएगा। हम ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर देंगे या इतने पेड़ पौधा लगा देंगे या अन्य चीज़ें कर लेंगे कि जितना हम कार्बन इमिशन करेंगे उस कार्बन इमिशन को पेड़ पौधा के द्वारा या उस कार्बन इमिशन को जितना इमिट करेंगे उसको सोख लिया जाएगा। इसी को कहा गया नेट जीरो। जितना हम उत्सर्जन करेंगे उसको सोख लेंगे उतना को, उसको कहा गया नेट जीरो। तो भारत ने 2070 तक ये टारगेट तय किया है। सऊदी अरब ने 2060 तक ये टारगेट तय किया है। चीन ने 2060 तक ये टारगेट तय किया है नेट जीरो का। अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार पे समझौते पे इसी माह वार्ता। देखो, अमेरिका को लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, और अमेरिका के रिलेशन को लेकर के हमारी कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई, अदरवाइज मैं डिस्कस कर देता किसी टॉपिक पे। तो सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना आप लोग। हमारी और अमेरिका के बीच में कई सारे डिस्प्यूट हैं। मसलन S-400 मिसाइल हम रसिया से परचेज करते हैं, इसको लेकर के भी अमेरिका के साथ हमारा डिस्प्यूट है। लेकिन कई जगह हम सहयोग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कई जगह मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसी के तहत जो है भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ जल्द से जल्द FTA साइन हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। भारत जो है अमेरिका के साथ जो व्यापार करता है वो पॉजिटिव व्यापार होता है, यानी व्यापार अधिशेष की कंडीशन होती है। हम जो व्यापार करते हैं उसमें हमको लाभ होता है अमेरिका के साथ। चीन के साथ हम व्यापार करते हैं तो हमें हानि होता है, और विश्व में सबसे अधिक लाभ अगर किसी देश के साथ हमें व्यापार करने में होता है तो अमेरिका के साथ होता है। तो इसलिए FTA भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी महीने में हमारे देश के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनकी मीटिंग अमेरिका के वाणिज्य प्रतिनिधि के साथ होने वाली है। देखते हैं, हो सकता है FTA को लेकर के इनिशिएटिव शायद शुरू हो जाए भारत और अमेरिका के मध्य। बाकी इस न्यूज़ को आप लोग पढ़ लेना। मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत एक योजना की शुरुआत किया था, और ये योजना था मुफ्त राशन वितरण का योजना, जिसे कहा गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसकी शुरुआत किया गया था मार्च 2020 में, इसकी शुरुआत किया गया था। कोरोना के समय में इसकी शुरुआत किया गया था। इसमें 80 करोड़ किसानों को, 80 करोड़ व्यक्ति को, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता था। तो इस योजना को आगे, इस पर कोई विचार नहीं है कि इसको 30 नवंबर के बाद आगे रखा जाएगा। ये बेसिकली कोरोना के समय में शुरुआत हुआ था, इसलिए इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा। इसका कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। ये न्यूज भी बेसिकली आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में दिया हुआ, तो इसको एक भी आप लोग देख लेना, पढ़ लेना इसको एक बार। देखो, इसमें ज़्यादा डिस्कस के लिए आज हमारे पास एडिटोरियल में कुछ खास पॉइंट है नहीं, बस एक रिपोर्ट दिया हुआ है NCRB का रिपोर्ट। NCRB की रिपोर्ट में बस एक पॉइंट आप लोग मेंशन कर लेना, आप लोग हो सके तो अपने कॉपी में मेंशन कर लेना। महिला सशक्तिकरण के बारे में जब आपको लिखना होगा तो भारत में महिलाओं की खराब स्थिति के बारे में लिखना होगा, तो इस रिपोर्ट को आप लोग कोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की जो एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में जितनी भी आत्महत्याएं हुई हैं, उस आत्महत्याओं में 7% आत्महत्या किसानों के लेकर के हैं, और 14.6% आत्महत्या घरेलू महिलाओं को लेकर के है। तो घरेलू महिला 14.6% आत्महत्या किए 2020 में, और किसान 7% आत्महत्या किए हैं 2020 में।
मेंस में इस पॉइंट को जब आपको किसान के पक्ष में लिखना होगा या किसान के बारे में लिखना होगा, किसान की दयनीय स्थिति के बारे में लिखना होगा, तो इसको कोट कर सकते हैं वहाँ पे भी इस रिपोर्ट को। और जब महिलाओं की दयनीय स्थिति के बारे में लिखना होगा तो वहाँ भी इसको कोट कर सकते हैं। इसको भी एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। वोकल टू लोकल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंत्र दिया था कि वर्तमान जो लोकल वस्तु है उसको वोकल करना, उसको बढ़ावा देना, उसको प्रोत्साहित करना, उसी को लेकर के ये एडिटोरियल है। देखो, भारत के लिए अच्छी बात यह है कि 2 दिन पहले जस्ट जो WHO ने है, WHO ने भारत की जो वैक्सीन है, जो भारत की 2 वैक्सीन बेसिकली थी, एक तो वैक्सीन था कोवैक्सीन था। तो कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन का निर्माण भारत ने भले ही किया, कोवैक्सीन का निर्माण किया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन कोवैक्सीन को जो बनाया था, रिसर्च किया था, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था। लेकिन जो दूसरा वैक्सीन था उस वैक्सीन को कहते हैं कोवैक्स। भारत की 2 वैक्सीन थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक वैक्सीन तो कोवैक्सीन थी, कोवैक्सीन, और एक कोविशील्ड था, कोविशील्ड। आप में कई सारे लोगों ने कोविशील्ड लगाया होगा। बेसिकली कोविशील्ड बनाया था आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसका रिसर्च किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, रिसर्च किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और इसको बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जो कोवैक्सीन है इसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया था, और निर्माण के साथ साथ रिसर्च भी भारत बायोटेक ने किया। तो ये पूर्णतः हमारे लिए स्वदेशी वैक्सीन था कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को कुछ दिन पहले, आज से 2 दिन पहले ही WHO ने मान्यता दे दिया है। यानी अब अगर आप कोवैक्सीन का डोज लगाते हैं, आपने कोवैक्सीन लगाया है 2 डोज, जैसे मैंने कोवैक्सीन लगाया, मैंने कोविशील्ड नहीं लगाया, मैंने 2 डोज कोवैक्सीन का लगाया, तो मैं अब क्या है कि विदेश की यात्रा कर सकता हूँ, मुझे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा अब, राइट। तो इसी तरह से एक जो और वैक्सीन है, इस वैक्सीन का नाम है नोवावैक्स। नोवावैक्स एक वैक्सीन है जिसका जो USA की वैक्सीन है। बेसिकली ये USA की वैक्सीन है, रिसर्च वगैरह सारा का सारा इसमें USA में किया गया है, लेकिन इसके निर्माण के लिए समझौता किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो है आपको पुणे में। बाकी इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना। वनों की कटाई पे रोक अव्यवहारिक। देखो यहाँ पे जो बेसिकली इशू है, ये इशू है, ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है कि जो अभी COP26 की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया है, एक चर्चाएं की गई कि 100 से अधिक देशों के नेताओं ने कहा है कि 2030 तक वनों की कटाई पे पूर्णतः प्रतिबंध हम लगा देंगे। क्या ये पॉसिबल है इन देशों के द्वारा? क्या ये व्यवहारिक निर्णय है या अव्यवहारिक है? इसी को लेकर के ये न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार आप लोग पढ़ लेना। बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा। भारत में करीब 14 करोड़ बुजुर्ग रहते हैं। जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं वो 14 करोड़ रहते हैं। तो इसको लेकर के एक रिपोर्ट भी जारी किया गया था कुछ दिन पहले, NSO ने एक रिपोर्ट जारी किया था, और भारत के बुजुर्ग 2021 नाम से ये रिपोर्ट जारी किया गया था। भारत में वृद्धि की संख्या जो है 13.8 करोड़ पहुंच चुकी है। 2011-21 के दौरान जनसंख्या वृद्धि जो है 12.4% दर्ज की गई है। वहीं वृद्ध की जनसंख्या वृद्धि जो है 35.8% दर्ज किया गया है। 2050 तक कुल 20% आबादी जो भारत में वृद्धों की आबादी हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? रोक तो सरकार नहीं पाएगी। अब वृद्धों की आबादी, बुजुर्गों की आबादी सरकार कैसे रोकेगी? तो सवाल ये होता है कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है? कई सारे काम सरकार कर रही है। एक बस मैं कार्य की चर्चा आपके साथ करना चाहता हूँ। मिड डे मील जो है, मिड डे मील में सरकार ने अब क्या किया है कि बुजुर्ग को भी सरकार शामिल करने वाली है। मिड डे मील जो मिलता था बच्चों को मिलता था, अब हो सकता है बुजुर्गों के लिए भी मिलेगा। इस तरह का सरकार इनिशिएटिव ले रही है।
और मिड डे मील में फोर्टिफाइड चावल का प्रयोग होगा। फोर्टिफाइड चावल का प्रयोग होगा, उससे क्या होगा, कुपोषण की समस्या का समाधान होगा। यानी जो बुजुर्ग वगैरह में भी जो है, अगर मिड डे मील उन्हें भी देंगे, फोर्टिफाइड चावल उन्हें भी देंगे, तो उसमें भी कुपोषण वगैरह की समस्या का हल हो सकेगा। बेसिक इंफॉर्मेशन था, इसे आप लोग खुद से पढ़ लेना। और देखो, खाद्य तेल में खुदरा दाम में लगातार गिरावट का रुख। खाद्य तेल के बारे में बस एक इन्फॉर्मेशन यह है कि पिछले 5 वर्ष में भारत सरकार ने खाद्यान्न उत्पाद के आयात पे किसी एक वस्तु में सबसे अधिक खर्च किया है, तो वो किया है आपको खाद्य तेल में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत सरकार ने जितना भी सामान का आयात किया पिछले 5 वर्ष में, खाद्यान्न सामान की मैं बात कर रहा हूँ, तो खाद्यान्न सामान का जितना भी आयात भारत सरकार ने किया है पिछले 5 वर्ष में, उसमें सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व का जो लॉस हुआ है, सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की जो खर्च हुई है, वो हुआ है खाद्यान्न तेल में। डायरेक्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। अब देखो, टेक्निकल टेक्सटाइल के निर्यात को 5 गुना बढ़ाने की तैयारी, इसे 10 अरब डॉलर करना है। अभी 5 अरब डॉलर 2 अरब डॉलर पर अभी ये है निर्यात, अभी इसे 10 अरब डॉलर करना। टेक्निकल टेक्सटाइल होता है क्या, जो हम कपड़े पहनते हैं उसे टेक्सटाइल कहते हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं, गर्मी के कपड़े, ठंडी के कपड़े। लेकिन मान लेते हैं कि आग बुझाने के लिए जो लोग आते हैं, फायरमैन जो आता है, उसका एक अलग कपड़ा होता है, उसे टेक्निकल टेक्सटाइल कहते हैं। स्विमिंग करने के लिए आप जाओगे, उसका एक अलग कपड़ा होगा, उसे टेक्निकल टेक्सटाइल कहते हैं। तो टेक्निकल कामों के लिए जो टेक्सटाइल का प्रयोग होता है, बेसिकली उसे टेक्निकल टेक्सटाइल कहते हैं। आग बुझाने वगैरह के लिए जो कपड़ा का प्रयोग होता है, उसे टेक्निकल टेक्सटाइल कहते हैं। तो इसकी निर्यात को बढ़ा करके 10 अरब डॉलर करने का सरकार ने लक्ष्य तय किया। इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लेना। देखो, पूरे साक्ष्य हो तभी आईटीसी रोके, इनपुट क्रेडिट टैक्स तभी रोके। तो बेसिकली ये निर्णय लिया गया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, बेसिकली केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक अंग है। यह बॉर्डर सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु सेवा कर और IGST का संग्रह करता है। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और IGST तथा नारकोटिक से जुड़ी तस्करी का प्रशासन हेतु मुद्दे CBIC के विस्तारित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा होगा कि 3000 किलो का ड्रग्स पकड़ाया था, आपको पोर्ट पे, बंदरगाह में पकड़ाया था। तो उसको जो है, वो सारे के सारा प्रबंधन कौन करेगा, उसको जो है पकड़ाया था, किसने पकड़ा था, तो CBIC ने ही पकड़ा था। यानी जो हमारा पोर्ट होता है, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी निर्णय लेने का काम करता है, बंदरगाह पे कोई निर्णय लेने का काम करता है, कोई सीमा शुल्क लगाता है, तो वो सारा का सारा लगाता है CBIC। पहले इसका नाम केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड था। वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत भारतीय बंदरगाह तथा हवाई अड्डे पे आयातित वस्तुओं को कस्टम क्लियरेंस के लिए, जो हम विदेश से सामान मंगाते हैं, चाहे वो हवाई अड्डा के माध्यम से हो, चाहे पोर्ट के माध्यम से हो, उसके गति प्रदान करने के लिए सरकार ने आइस डैश नामक ऑनलाइन डैशबोर्ड की शुरुआत किया था। और यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार ने अतिथि नामक ऐप शुरुआत किया था। तो ये दोनों याद रख लेना, अतिथि मोबाइल ऐप और आइस डैश, दोनों CBIC ने शुरुआत किया था। बिहार में शराबबंदी से शराब पीने से 26 लोगों की मौत हुई है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराबबंदी कानून कितना इफेक्टिव है उसको इस रूप में आप देख सकते हैं। शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो रही, घर घर शराब पहुंच रहा है और सरकार को अच्छा खासा राजस्व का नुकसान हो रहा है। या तो सरकार पूरी तरह से शराबबंदी कर दे, ठीक है, लेकिन सरकार शराबबंदी पूरी तरह से करने में विफल रही है। तो ऐसे कंडीशन में सरकार जो है, अगर इसे वापस नहीं लेती, तो एक पैरेलल इकोनॉमी जो है बन चुकी है शराब को लेकर के। और इसका सबसे अधिक नुकसान जो है कहीं सरकार को होगा। बिहार सरकार को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि राजस्व मिल नहीं रहा है। राजस्व का अच्छा खासा जो है नुकसान बिहार सरकार को हो रहा है और शराब ऑलरेडी खुलेआम मिल रहा है। इसको भी एक बार आप लोग देख लेना।
देखो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन कल मुझे यह मिली कि जो दीपावली है, दीपावली को के दिन अमेरिका में सामूहिक अवकाश के लिए एक बिल पेश किया गया है। अमेरिकी संसद में दीपावली के दिन अवकाश को लेकर के, दीपावली के दिन राष्ट्रीय नेशनल हॉलीडे को लेकर के बिल पेश किया गया। देखते हैं उस पर क्या होता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ये सब हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को बढ़ाता है। ये दीपावली हो गया, होली हो गया, अब देखोगे गांधी जी हो गए, ये सारे के सारे क्या होता है, विश्व के कई देशों में होली मनाया जाता है, कई देशों में आपको दीपावली मनाया जाता है। तो ये बेसिकली जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है हमारी जो सॉफ्ट पावर है, उस पावर को ये बढ़ाता है। चीन ने अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण राजमार्ग और खेल के मैदान किए बंद। चलिए इतना ही न्यूज़ हमारे पास था, एक इसको भी आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।